राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सवाई माधोपुर के दौरे पर गई भाई। इस दौरे पर जाने के साथ ही एक नई योजना का प्रारंभ हो गया है और वो योजना आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है। और नए पर्यटन स्थल के रूप में आपका जो रणथंभौर नेशनल पार्क है भाई उसको, और खंडवा नेशनल पार्क जो आपका खंडवा में स्थित है ना भाई, राष्ट्रीय घड़ियाल नेशनल पार्क, उन दोनों अभ्यारण्य की रूप से जोड़ने की ये योजना है। योजना किस प्रकार है कि आप अब जब रणथंभौर जाओगे ना तो बाग बागिन का दीदार करने के अलावा आपको एक बढ़िया चंबल नदी के ऊपर क्रूज सवारी देखने को मिलेगी। और ये वही क्रूज सवारी सेवा है जिसका उद्घाटन कुछ सालों पहले गंगा नदी से बनारस घाट से हमारे पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था भाई। उसी प्रकार की है राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी है। तो इसमें देखो होगा रणथंभौर नेशनल पार्क और राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य भाई, उन दोनों को इस परियोजना के तहत जोड़ दिया जाएगा। और जब आप अब की बार जब नेशनल पार्क में घूमने पे जाएंगे ना भाई रणथंभौर, तो वहां आपको सिर्फ सफारी करने को नहीं मिलेगी, नदी सफारी भी करने को मिलेगी, जिसमें आप भारत में पाए जाने वाले घड़ियालों के दर्शन करेंगे, उनका नजारा उठा सकेंगे। यानी कि ये जो योजना है इसको रणथंभौर नेशनल पार्क और राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य जो आपका भाई खंडवा में स्थित है उसको जोड़ने की योजना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर हम जो सवाई माधोपुर का रणथंभौर है ना, रणथंभौर उसको और प्लस खंडवा, ये भी भाई आपका राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर के क्षेत्र में स्थित है, इन दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की योजना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सर इस योजना में आपको चंबल नदी पर क्रूज सेवा का आनंद लेने को मिलेगा। यानी कि जब आप अपने ऐश के साथ जाओगे ना घूमने, तो चंबल नदी पर क्रूज में खड़े होकर फोटो क्लिक करना भाई बढ़िया बढ़िया साथ में, तो वो सेवा आपकी शुरू होने जा रही है। किसकी तर्ज पर शुरू होने जा रही है? तो सब ये जो आपका नरेंद्र मोदी जी ने जो गंगा नमामि गंगे योजना के तहत बनारस घाट से एक क्रूज सेवा योजना शुरू करी थी ना, कि भाई एक नदी है जो मतलब गंगा नदी के प्रमुख शहर हैं उनपे जो क्रूज चलाया गया है, उसी के अनुसार इसका पहला चरण इसमें योजनाबद्ध तरीके से शुरू करने की घोषणा कर दी है। किसने? भाई हमारी डिप्टी सीएम, कौन भाई? दिया कुमारी ने। ठीक है, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इसको शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कब भाई? 16/3/2024 से। यानी कि इस योजना पर काम शुरू हो गया है आदर्श आचार संहिता लगने से पहले, घोषणा के साथ ही। भाई इस योजना की खासियत क्या है? ठीक है, इस योजना की खासियत तो देखिए भाई, गंगा नदी की तर्ज पर आपकी योजना है ना, इसके अंतर्गत गंगा की तरह या गंगा की तर्ज पर क्रूज संचालन किया जाएगा। जैसे गंगा नदी पर आज आपको क्रूज देखने को मिलते हैं ना भाई चलते हुए नदी के अंदर, इसी तरह आपका चंबल नदी के अंदर क्रूज देखने को मिलेगा। यानी कि आप चंबल नदी में जब आप जाएंगे तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर आप घूमेंगे क्रूज पर, और साथ में अगर आपको टाइगर का मजा लेना है देखने का, तो भाई आप चल जाएंगे रणथंभौर के अंदर। तो ये दोनों अभ्यारण्यों को या दोनों पार्कों को जोड़ने की एक योजना है। इस योजना का पहले जो मुद्दा उठाया था ना भाई, यानी कि इस प्रकार की योजना को बनाने का जो मुद्दा उठाया था वो आपके पूर्व राजस्थान के राज्य पर्यटन मंत्री, ठीक है भाई, कौन? विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के महाराज ने इस योजना पर विचार किया था। यानी कि सरकार के कानून में ये योजना डाली थी कि भाई एक ऐसी योजना बनाओ जिससे हमारा जो ये पूर्व का क्षेत्र है सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर वाला, ये थोड़ा और विकसित हो। इसी के साथ में भाई दोस्तों अन्य पर्यटन की संभावनाएं भी यहाँ पर खोजी जाएंगी। यानी कि जब ये परियोजना शुरू होगी उसके बाद में यहाँ और पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसकी संभावनाएं यहाँ खोजी जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। मतलब अब देख लेते हैं इसके बारे में। बात आ रही है भाई रणथंभौर की, तो देखो रणथंभौर आपका आता है सवाई माधोपुर में। किसमें आता है भाई? सवाई माधोपुर में। अब देखो खबर अपडेट भाई जरूरी है, तो पूरा फील्ड देख लेते हैं इसका, यानी कि पूरा बैकग्राउंड देख लेते हैं, हल्का हल्का देख लेते हैं। सवाई माधोपुर आपका एक जिला है राजस्थान के अंदर जो कि 4 विधानसभा क्षेत्र है। क्या है भाई? 4 विधानसभा सीट क्षेत्र है भाई। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपका सवाई माधोपुर जिला है ना भाई, उसमें वर्तमान में 4 विधानसभा की सीट है। 3 को छोड़ दो, एक की बात करेंगे जो इंपोर्टेंट है, सवाई माधोपुर। वर्तमान में यहां से किरोड़ी लाल मीणा एमएलए है भाई। कौन है? किरोड़ी लाल मीणा, जिनको हम बाबा के उपनाम से जानते हैं। और वर्तमान में ये भाई क्या है? राजस्थान राज्य के राज्य कृषि मंत्री एवं वानिकी मंत्री, राज्य कृषि एवं वानिकी
वानिकी यानी कि वनों के, वानिकी मंत्री, वनों के मंत्री। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी अगर हम लोकसभा की बात करें ना, लोकसभा सीट की, तो सर यहाँ पे लोकसभा सीट आपकी लगता है ना, ये सवाई माधोपुर और टोंक आपका जिला इसमें लगता है। ठीक है, यानी कि सवाई माधोपुर और टोंक लोकसभा क्षेत्र आपका ये लगता है। तो भाई यहाँ से आपके सुखबीर, कौन से वीर, सुख के वीर, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, एक जौनपुरिया भाई आपके, जौनपुरिया, एक जौनपुरिया भाई आपका वो भी है सिंगर, सिंगर है ना जौनपुरिया, तो वो जौनपुरिया मत समझ लेना। ये भाई आपके बीजेपी के सांसद हैं, किसके हैं, बीजेपी के। और ये भी आपके भाई बीजेपी के हैं, करोड़ीलाल मीणा, बीजेपी। ठीक है, दोनों की सीट याद रखना, विधानसभा क्षेत्र और सभा क्षेत्र है, ये याद रखना, इंपोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, आगामी एग्जाम में। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर के इतिहास की। तो देखिए भाई, सवाई माधोपुर जो आपका है ना, ये जयपुर के सवाई सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने बसाया था भाई। किसने, सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने। कब बसाया था भाई, 18वीं सदी में, 1863 में। कब, 1763 ईस्वी में इसको बसाया गया था भाई। स्थापना अगर देखें ना, कि अगर हम कहें कि साहब सवाई माधोपुर शहर की स्थापना कब हुई, तो भाई 19 जनवरी को, यानी कि 19 जनवरी 1763 को इसकी स्थापना की गई। तो इसलिए सवाई माधोपुर सिटी जो है ना, या जिला है, उसकी स्थापना आपकी बोली जाएगी 19 जनवरी। सन आपने देख लिया, सदी आपने देख ली, किसके द्वारा, सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा, जो कि भाई कहाँ के शासक थे, जयपुर के शासक थे। कहाँ के, जयपुर, कोष्टक में आमेर कर लो समझने के लिए, जयपुर या आमेर के शासक थे। और ये भाई योजनाबद्ध तरीके से बसाया हुआ 4 दीवारी के अंदर एक छोटा सा क्या था, राज्य था इनका। ठीक है, अब भाई आप कहेंगे सर 4 दीवारी के अंदर बसाने का क्या रीजन है, तो आपको पता है कि भाई सवाई माधोपुर एक जंगल है, अरावली की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ जंगल है, और पूरा वाघ क्षेत्र है। तो आज के समय में इतने बाघ पाए जाते हैं, तो उस समय में तो कितने जंगली जानवर यहाँ मिलते होंगे। तो इस वजह से इसको 4 दीवारी के अंदर बसाया हुआ, 4 दीवारी के अंदर बसाया हुआ छोटा सा शहर था, 4 दीवारी के अंदर। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, जो ये आपका लोकसभा क्षेत्र। अब बात ये उठ के आती है कि साहब दिया कुमारी जी यहाँ दौरे पर गई सवाई माधोपुर के, तो इन्होंने वहां ये ऐलान क्यों किया, इसके पीछे एक रीजन है भाई। जो दिया कुमारी है ना आपकी, जो हमारी या आपकी दिया कुमारी जी हैं, ये वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ में राजस्थान राज्य की वित्त मंत्री भी हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर याद रखना भाई, राजस्थान राज्य की राज्य पर्यटन मंत्री भी है भाई। क्या है, पर्यटन मंत्री। और इस चीज की घोषणा कौन करेगा, पर्यटन मंत्री करेगा। तो इसलिए इस चीज का ऐलान या घोषणा किसने की है, दिया कुमारी ने की है। तो दिया कुमारी से संबंधित 3 करंट के क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। पहली तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, दूसरी क्या है, राजस्थान के राज्य की वित्त मंत्री, और राजस्थान राज्य की पर्यटन मंत्री भी है, और चौथा इनका विधानसभा क्षेत्र जयपुर में स्थित विद्याधर नगर विधानसभा सीट से है। 4 चीज मैंने आपको बता दी, करंट की याद रखना। अगर भाई मैं भारत के वर्तमान केंद्रीय पर्यटन मंत्री की बात करूं, तो क्या कोई बताएगा आप में से कि कौन होंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्री, बताओ भाई जल्दी बताओ कौन होगा। अच्छा, प्रहलाद सिंह पटेल, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो इन्होंने बताया प्रहलाद सिंह पटेल, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन भाई याद रखना प्रहलाद सिंह पटेल अब परिवर्तित हो गए, अब आपके रेड्डी साहब हैं वर्तमान में। देख लो आप सब, जी जी किशन रेड्डी। अगर इनके पूरे नाम की बात करूं ना भाई, तो इनका पूरा नाम है गंगापुरम किशन रेड्डी। कहा, गंगापुरम किशन रेड्डी। और भाई ये भारत के तेलंगाना क्षेत्र, तेलंगाना, ठीक है, वहां की एक लोकसभा सीट है भाई। लोकसभा सीट कौन सी, सिकंदराबाद। वहां से वर्तमान में ये क्या है भाई, बीजेपी के लोकसभा सांसद। ठीक है, याद रखना। इनसे पहले थे प्रहलाद सिंह पटेल। वेरी गुड। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई स्वतंत्र भारत के पहले फर्स्ट पर्यटन मंत्री कौन थे, तो याद रखना, अरे नहीं बता पाओगे भाई नहीं बता पाओगे, मैं बता देता हूं। आप कहते हैं राज बहादुर सिंह। कौन थे भाई, राज बहादुर सिंह। हाँ, ये याद रखना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टैटिक जी के शामिल कर दी है करंट अफेयर में, सूचना देते हुए स्टैटिक शामिल कर दी। तो ये तो हो गई बात इस सूचना पर। अब थोड़ा सा सब बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में हम ले लेंगे नेशनल पार्क रणथंभौर की बात करेंगे, क्योंकि बात रणथंभौर और खंडवा यानी कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को लेकर हो रही है, तो दोनों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क, इसकी बात कर लेते हैं। शॉर्टकट में करेंगे भाई, लॉन्ग में तो मैं आपको और कभी बता दूंगा स्पेशल क्लास लेके, अभी शॉर्ट में बात करेंगे। ठीक है भाई, देखो 1955 में रणथंभौर नेशनल पार्क पहली बार अभ्यारण्य के तौर पर, किसके तौर पर भाई, अभ्यारण्य के तौर पर यह घोषित किया गया क्षेत्र था।
घोषित क्षेत्र। फिर क्या हुआ 1973 और 74, यानी कि 73 के लास्ट के महीनों में और 74 के फर्स्ट के महीनों में, ठीक है भाई। 1973-74 में पहली बार भारत की जो बाघ परियोजना शुरू हुई थी ना भाई, बाघ परियोजना, उसके अंतर्गत इस क्षेत्र को जोड़ा गया। फिर क्या हुआ सर जी, फिर 1980 में इसको क्या कर दिया गया, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। तो ये तो था आपका स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना किस तरह से हुई। तो 1955 में अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया। 1973-74 में जो भारत में पहली, और राज्य की भी पहली थी भाई, ये राज्य की पहली राज्य की पहली बाघ परियोजना से इसको जोड़ा गया, ठीक है। और 1980 में इसको नेशनल पार्क का क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया, दर्जा मिल गया। एक चीज और याद रखना भाई, 2013 में, कौन से में, 2013 में इसी नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत साइट उसमें भी शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखना भाई। कौन सा, ये जो मतलब नेशनल पार्क है ना, इसको नहीं घोषित किया गया, इसको शामिल नहीं किया गया उसमें। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। नेशनल पार्क के तौर पर इसको शामिल नहीं किया गया, बल्कि इस नेशनल पार्क में जो रणथंभौर दुर्ग है उसको पहाड़ी दुर्गों की श्रृंखला में या श्रेणी में विश्व विरासत यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत साइट में शामिल किया गया है। तो क्या किया गया था, क्योंकि अब वो भाई इसी नेशनल पार्क के अंदर है रणथंभौर का किला, तो लड़के क्या करते हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसी के अंदर आपका है कौन सा, रणथंभौर किला। इसको वर्ष 2013 में राजस्थान से शामिल दुर्ग श्रेणी में, किसमें, दुर्ग श्रेणी में विश्व विरासत में शामिल किया गया। राजस्थान से 6 किले हैं भाई आपके अब तक, कितने किले भाई, 6 किले, याद रखना, ठीक है। आमेर का, कुंभलगढ़ का, चित्तौड़ का, रणथंभौर का, ऐसे करके 6 किले, ऐसे करके आपके 6 किले इसमें शामिल है भाई, याद रखना भाई। ये जो आपका अभ्यारण्य है ना, ये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण, कौन सा भाई, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। यानी कि यही नहीं आता भाई, जो भारत के जितने भी नेशनल पार्क है ना, वो सीधे सीधे भारत के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आते हैं, राज्यों का उसमें हस्तक्षेप होता है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दो चीजें होती हैं। अभ्यारण्य पर पूर्ण जो स्वामित्व वो होता है ना भाई, वो राज्य का होता है, राज्य सरकार होगा, ठीक है। जिस भी राज्य में अभ्यारण्य होगा उसका पूरा स्वामित्व या अधिपत्य किसका होगा, राज्य सरकार का। लेकिन जब कोई अभ्यारण्य नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सीधा सीधा क्या है भाई, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन चल जाता है, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार का भी होता है। तो मतलब कि इसमें परसेंटेज हो जाती है। तो इसमें परसेंटेज क्या हो जाती है, 80%। अगर मान लो किसी नेशनल पार्क पर खर्चा आया 100 रुपए, तो उसमें से 80 रुपए या 80% करेगा ये मंत्रालय और 20% आपका करेगा राज्य मंत्रालय या राज्य सरकार। तो इस तरह इसमें डिफरेंस होता है, ये याद रखना है ना। ये छोटी चीज थी, बता दी मैंने, चलते चलते याद आ गई। अच्छा भाई, इसकी हम बात कर लें कि सर ये नेशनल पार्क क्यों फेमस है। तो देखिए भाई, भारतीय बाघों का क्षेत्र बोला जाता है। दूसरा, भारतीय बाघों की क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, तो इसको खेल का मैदान भी बोला जाता है, ठीक है भाई। और बाघों के लिए प्रमुख रूप से फेमस है। इसके अलावा सर ये क्यों फेमस है, तो इसके अलावा भाई ये आपका एक काला गरुड़ नामक भाई दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है, ठीक है। पहले तो अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन पहले बहुत ज्यादा यहीं पे देखने को मिलता था। तो काला गरुड़ नामक विलुप्त प्रजाति के लिए ये फेमस है। दूसरा, लाल सिर के तोतों के लिए फेमस है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं भाई आपको। एक तो काले गरुड़ के लिए फेमस है, दूसरा टाइगर, पहला तो टाइगर है, दूसरा काला गरुड़ है, तीसरा लाल सिर के तोतों के लिए। इसी तरह से भाई अलवर में राजस्थान के जो सरिस्का नेशनल पार्क है ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व, वो भी फेमस है एक पक्षी के लिए। वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा फिर लास्ट में जाते हुए। भाई इसके कुल क्षेत्र की बात करें तो कुल क्षेत्रफल इसका होगा 1334 वर्ग किलोमीटर होगा भाई, कितना, वर्ग किलोमीटर। लेकिन सर पढ़ने को तो हमें किताबों में 392 मिलता है, कितना मिलता है भाई, 392। तो भाई ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। दोनों किस प्रकार से सही है, देखिए, अगर रणथंभौर नेशनल पार्क के कुल क्षेत्रफल की बात करी जाए तो वो 1334 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर उसमें 1980 में क्या हुआ था भाई, जब इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था, तो टाइगरों के लिए इसमें इतने वर्ग क्षेत्रफल की जगह रिजर्व कर दी गई थी, यानी कि 392 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र की जगह रिजर्व कर दी गई थी कि भाई इतनी जगह में नेशनल पार्क जो होगा वो इतना एरिया का जो इतने किलोमीटर का जो एरिया है उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाएगा। तो इसलिए ये दोनों ही सही है। अगर आपको ये देखने को मिले तो भाई ये करके आना, राइट। अगर ये ना मिले, ये मिले, तो ये करके आना। अगर भाई स्थिति कई बार ऐसी पैदा हो जाती है, एक लड़के ने बोला कि सर स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि दोनों ही आ गए, क्या सर दोनों ही आ गए ऑप्शन में, तो क्या करके आए। तो भाई अगर आपसे पूछ रहा है कि रणथंभौर नेशनल
पार्क का नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको करके आना है ये। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सर रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो करके आना है ये। ठीक है, और दोनों स्थिति में अगर कुछ भी ना पूछे सीधा बोल दे, ना तो टाइगर दे ना रणथंभौर दे, आपसे बस इतना पूछ ले कि रणथंभौर नेशनल पार्क का क्षेत्रफल बताइए, तो भी भाई आपका यही राइट आंसर होगा। चीजों को समझें। बहुत कोचिंगों में बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा आ गया था, मैंने वैसा कर दिया था। कुछ नहीं है, एबीसीडी वही है, एबीसीडी वही है। अब उसको पढ़ने का तरीका है, कोई ए फॉर एप्पल पढ़ लेता है, कोई ए फॉर एरोप्लेन पढ़ लेता है, और कोई ए फॉर आंट पढ़ लेता है। आंट मतलब चीटी, है ना, अंटिनी। तो वही चीजें हैं। देखिए, वैसे तो आपके मतलब की चीज है नहीं, लेकिन अब याद आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। रणथंभौर का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है कई बार भाई, है ना। तो रणथंभौर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रणथंभौर यानी कि रण के सूरवीरों की धरती, यहाँ की रण मतलब युद्ध करने वाले योद्धाओं की धरती को क्या बोला गया है? रणथंभौर बोला गया है भाई। और जो रणथंभौर का किला है ना भाई, ये देखो, रणथंभौर की बात नहीं कर रहा मैं, रणथंभौर किले की बात कर रहा हूँ। फिर चीज को समझ लेना, रणथंभौर का किला भाई 10वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, कौन सी सदी में? 10वीं सदी में। लेकिन प्रमुखता से या इसके पुख्ता इतिहास में आपको साक्ष्य यानी कि सबूत देखने को नहीं मिलते। ठीक है भाई। अच्छा, ये सबूत देखने को मिलता है कि भाई चौहानों ने इसको बसाया था। ये दुर्ग किसने बनवाया था? रणथंभौर किसने बसाया था भाई? चौहान राजपूतों ने। इसका निर्माण किसने किया था? चौहान राजपूतों ने किया था। और चौहान राजपूतों में भी भाई एक बहुत प्रतापी राजा पैदा हुए हैं आपके। कौन? राजा हम्बीर देव। कौन से? राजा हम्बीर देव। हम्बीर देव का नाम भाई राजस्थान और भारतीय इतिहास में प्रमुखता से लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि ये हटी राजा के नाम से, हट हट कर लेना, जिद कर लेना, हटी राजा के नाम से फेमस है, राजा हटी हम्बीर देव। ठीक है भाई, इसको याद रखना, इन्होंने ये बनवाया था। अगर देखते हैं आगे जब चलेंगे तो थोड़ा सा और आपको इसका मैं बताऊंगा। रणथंभौर किले के अंदर भाई एक पुराना गणेश मंदिर भी मिलता है। ये जो गणेश मंदिर यहाँ मिलता है ना भाई, ये दुनिया में इकलौता एक गणेश मंदिर है। अरे सर जी, ये क्या कह दिया? अरे सर, हम तो हर मोहल्ले में गणेश मंदिर देख लेते हैं, आप तो इकलौता बता रहे हो। हाँ भाई, सही सुना। ये जो गणेश मंदिर इस किले में स्थित है ना भाई, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जहां गणेश जी के 3 आंखें दर्शाई गई हैं। कितनी? 3। 3 नेत्र गणेश जी यहाँ देखने को मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतिहास में सबसे पुराना गणेश मंदिर आपका भारत में यही है। 2 चीज। तीसरी चीज, ये ऐसा गणेश मंदिर है भाई जहां गणेश जी पूरे परिवार के साथ, यानी कि मां पार्वती, भाई कार्तिक, पिता महादेव, पत्नी रिद्धि सिद्धि और संतान शुभ और लाभ के साथ में यही विराजमान है भाई। इसीलिए तो सवाई माधोपुर के गणेश जी नोते जाते हैं भाई शादियों में। सबसे पहले कोशिश लोग यही करते हैं कि शुभ काम में जो गणेश जी को नोता दिया जाता है वो सवाई माधोपुर में दिया जाए। ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पाता, तो आसपास के गणेश जी को उसके रूप में नोता दे देते हैं। तो ये चीज भाई स्पेशल है, याद रखना, कई बार पूछी गई है। इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ खंडवा। साहब, ये खंडवा क्या चीज है? ये तो हमने पहली बार ही सुना है, खंडवा। खंडवा देखिए भाई, ये आपके एक विधानसभा सीट है सवाई माधोपुर की। क्या है भाई? एक विधानसभा सीट है, एक तहसील है, एक कस्बा है खंडवा। कहां पर? सवाई माधोपुर में। इसी कस्बे से 18 किलोमीटर दूर, कितना भाई? 18 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसका नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है भाई? रामेश्वरम। ये वो रामेश्वरम नहीं है भाई जो इंडिया के लास्ट, केरल के लास्ट बिंदु पॉइंट, ठीक है, विवेकानंद स्मारक के पास में रामेश्वरम है, वो नहीं है भाई। ये रामेश्वर मंदिर या स्थल, मंदिर स्थल है भाई। ठीक है, जो भाई आपके क्या है, एक तो चंबल नदी और दूसरी आपकी बनास नदी के संगम पर स्थित है, संगम पर। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो, खंडवा एक तहसील है और एक विधानसभा क्षेत्र भी है, एक कस्बा भी है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का। इसी खंडवा से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक आपको फेमस पुराना मंदिर देखने को मिलता है, रामेश्वरम मंदिर, या रामेश्वरम धाम भी इसको बोल देते हैं भाई, है ना, धाम भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने धाम पढ़ रखा होगा, तो मैं धाम भी बता देता हूं। ये पूछा गया है, आगे की बात बाद में करेंगे, पहले यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है कि ये भाई चंबल और बनास नदी के संगम पर है। मैंने आपको बताया था कि बागड़ की छोरी माही, बताया था ना भाई, याद आ गया होगा। बागड़ की छोरी माही, माही सोमवार को जखम दे गई, सोम और जाखम, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये भी तीनों भाई नदी है ना। ये भी एक त्रिनदी संगम है भाई। क्या? और इन तीनों नदियों के संगम पर कौन सा मेला भरता है भाई? क्या है? त्रिनदी संगम, त्रिनदी संगम। और यहाँ पे आपके प्रमुख मेला भरता है बागड़ का, वागड़ क्षेत्र का। कौन सा भाई? बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम मेला। इसी तरह से भाई ये भी
दोनों नदी कौन कौन सी, चंबल और बनास नदी के संगम पर स्थित है, और यहाँ पर रामेश्वर मंदिर धाम है। लेकिन यहाँ पे भाई मेला नहीं लगता, ठीक है, यहाँ कोई छोटा मोटा लगता होगा लेकिन आज तक कभी वो इंपोर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ये आपका है कि रामेश्वर मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो कहां है भाई, चंबल बनास नदी के संगम पर। किस क्षेत्र में, खंडवा तहसील में या खंडवा कस्बे में, कहां, आपका सवाई माधोपुर के अंदर। सर जी इंपोर्टेंट क्या है यहां से वो बताओ, जो वेरी इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट तो ये है आपका, वेरी इंपोर्टेंट क्या है सर यहां से, इंपोर्टेंट ये है कि आपका यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल घड़ियाल अभ्यारण्य मौजूद है। कौन सा अभ्यारण्य मौजूद है भाई, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मौजूद है, जिसे सन 1983 में, कब भाई, जिसे सन 1983 में अभ्यारण्य का या राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का क्या दे दिया गया भाई, दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। अभ्यारण्य का क्या मिल गया था भाई, दर्जा मिल गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ भाई ये जो क्षेत्र है ना, इसको छोटी वृंदावन के नाम से जानते हैं, छोटी वृंदावन। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस में 2 बार रिपीट हुआ है भाई, ठीक है, राजस्थान पुलिस में 2 बार रिपीट हुआ है। ये पता नहीं है कि हुआ कब है, एक तो 2016 या 17 वाली भर्ती में हुआ था, एक दूसरी का मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 बार रिपीट है, छोटी वृंदावन उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। ये बात, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं हम। देखिए, अगर इस राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के क्षेत्र की बात करें ना भाई, क्षेत्रफल की बात करें, तो ये भाई आपका 280 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, ठीक है साहब। इसकी सीमा कहां कहां आती है सर इस अभ्यारण्य की, तो भाई सबसे ज्यादा देखो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, कितने में, 3 राज्यों में, ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा जो राज्य में इसकी सीमा लगती है वो है आपका आरजे, रेडियो वाला आरजे नहीं भाई, राजस्थान, आरजे का मतलब राजस्थान। दूसरा सबसे ज्यादा लगती है एमपी के अंदर, और तीसरी जो छोटी लगती है वो आपकी लगती है यूपी के अंदर, क्योंकि यमुना जो चंबल नदी है ना भाई, वो भी 3 राज्यों में होकर बहती है, आपको पता है। यूपी में थोड़ा सा हिस्सा इसका आता है, एमपी मुरैना, हाँ मुरैना भाई, एमपी के मुरैना में, याद रखना, मुरैना, मुरैना, यहीं पर आपका केंद्रीय घड़ियाल प्रजनन केंद्र, ठीक है भाई, जहां प्रजनन होता है ना इन घड़ियालों का, वो आपका केंद्रीय घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थित है, या स्थापित किया गया या स्थित है वर्तमान में, भाई ये चीज याद रखना। भाई भारत की या देश की, भारत की पहली अंतरराज्यीय, कौन सा भाई, अंतरराज्यीय नदी अभ्यारण्य है भाई, ये भी याद रखना। इसकी सीमा कहां कहां फैली हुई है, सब राजस्थान में। तो भाई इस अभ्यारण्य की सीमा आरजे के अंदर आपकी करौली, धौलपुर, कौन सा बोला भाई, भरतपुर, घर की सरकार है, घर में भी बह, लिख लियो, घर में भी बह थोड़ी सी चंबल, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी। मतलब 2-3 दिन से आप धौलपुर भरतपुर पढ़ रहे हो, तो रोज आपको धौलपुर के साथ भरतपुर जोड़ना जरूरी है क्या भाई, ऐसा नहीं होता, हर जगह भरतपुर नहीं जुड़ता भाई, जहां भरतपुर जुड़ेगा वही जोड़ूंगा, ठीक है। तो राजस्थान में इसका जो बहने का मतलब, राजस्थान में चंबल का क्षेत्र कौन कौन सा है इस अभ्यारण्य का, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी, ये डिस्ट्रिक्ट इसमें अभ्यारण्य में शामिल है भाई। ये आपका इंपोर्टेंट फैक्ट हो गया। इसके अलावा देखो भाई, घड़ियाल है ना, घड़ियाल ये विश्व में केवल भारत के अंदर पाया जाता है, 1 नंबर। दूसरी बात कि भाई क्या सर ये शुरू से भारत में पाता था, नहीं, पहले ये भारत के आसपास का जो क्षेत्र है ना, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान तक भी इसकी मौजूदगी पाई गई है, बांग्लादेश में, लेकिन वहां तो शिकार करके कर दिया बेचारा खत्म। तो अब ये भारत में है। भारत में भी क्यों है, क्योंकि भाई इसको संरक्षित किया गया है इस वजह से। अच्छा, एक पूछा गया सवाल है आरएस के पेपर में कि जो घड़ियाल के मुंह पर जो चोंच होती है, मुंह जो होता है ना लंबा वाला, आपने देखा होगा घड़ियाल का फोटो, नहीं देखा तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो घड़ियाल का जो मुंह होता है ना, आगे का चोंचनुमा मुंह, उसको लोकल भाषा में या उसका नाम क्या है, तो उसको थूथन कहते हैं भाई, थूथन, घड़ियाल की थूथन। ये याद रखना, आरएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसके बाद में घड़ियाल का उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम देख लेना आप, मैं लिख नहीं रहा, आप देख लेना। उपनाम है फिश हंटिंग क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मगरमच्छ को कहते हैं, तो मगरमच्छ की ही प्रजाति का ये दूसरा एक सरीसृप है जिसको हम फिश हंटिंग क्रोकोडाइल कहते हैं, ठीक है भाई, एक बात। दूसरी बात, ये सरीसृप प्रजाति का जीव है। कौन सी प्रजाति का भाई, विज्ञान में जो शाखा हम पढ़ते हैं ना, जीवों की श्रृंखलाएं, उसमें सरीसृप जो श्रृंखला आती है उसका जीव है। और ये भाई इसकी उम्र याद रखना, 20 से 70 साल तक ये जीवित रह सकता है, ठीक है। कब से कब तक, 20 से 70 साल तक, 20 से 70 वर्ष तक की आयु इसकी होती है भाई। एक चीज याद रखना, कुकरेल, कुकरेल एक जगह का नाम है जो आपके लखनऊ के अंदर है, लखनऊ,
ठीक है भाई, और उत्तर प्रदेश आपका राज्य लगता है। कुकरेल में 1975 में पहला या फर्स्ट घड़ियाल पुनर्वास, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र खोला गया। ठीक है भाई, और भारत में घड़ियालों की दो प्रजाति पाई जाती है भाई, एक आपकी खारे पानी की और एक मीठे पानी की, या इसको हम बोल सकते हैं गंगेटिक घड़ियाल और चंबलीय घड़ियाल। गंगेटिक घड़ियाल में गिरवा नदी है भाई, भारत में बहने वाली, जो नेपाल का बॉर्डर है, यूपी नेपाल का, वहां से एक नदी बहती है। ठीक है, वो गिरवा नदी आपकी भागीरथ नदी, या आप सीधा सीधा कह लीजिए गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसको गंगेटिक घड़ियाल भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको मैंने इतनी चीज बताई, काम की है भाई पूरी, और समझ बैठ रही है ना, तो तुरंत लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ऐसी जानकारी के लिए कोई नहीं देगा, मैं देता हूँ, बस कर लो जल्दी भाई। देखो चलते चलते आप लोग कह रहे हो, जिद कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक टॉपिक ले लेते हैं चलते चलते। वैसे मन तो नहीं था आज, मुझे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है, लेकिन आप लोगों का प्यार ही ऐसा है कि मुझे रोक कर रख लेता है। ठीक है, तो भाई एक हम सवाई माधोपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं सवाई माधोपुर की। ठीक है, और सवाई माधोपुर में भी हम रणथंभौर की बात करेंगे, रणथंभौर, रणथंभौर की बात कर लेते हैं भाई। देखिए भाई, रणथंभौर का जो इतिहास है ना, वो 10वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, लेकिन प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित कहां से है? राजा राजा हम्बीर देव से देखने को मिलता है भाई, है ना। अब इनका 1282 से, कब भाई, इनका जो शासन था ना, राजा हम्बीर देव का शासन काल देखिए, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो बड़ी रुचि से पढ़िए भाई। 1282 से 1301, कोई बात नहीं करेगा, और बड़े मजे से इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि मैं भी अब इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इनका इतिहास देखने को मिलता है भाई। ठीक है, इनके पिता का नाम था जैत्र सिंह। ठीक है, यानी कि चौहान वंश के सेकंड अंतिम राजा। ठीक है भाई, जैत्र सिंह के पुत्र थे, इनके पिता का क्या नाम था? जैत्र सिंह, राजा जैत्र सिंह। ठीक है, चौहान वंश के अंतिम सेकंड राजा। इनके द्वारा भाई ये जो आपका क्षेत्र था रणथंभौर किला, या ये क्षेत्र था, ये आपका बसाया गया। यहाँ के ये शासक थे राजा हम्बीर देव के, हम यहाँ पढ़ेंगे। राजा हम्बीर देव पृथ्वीराज चौहान के वंशजों में आते हैं। ठीक है भाई, जैत्र सिंह भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज। तो कुल मिला के ये का मतलब भाई, रणथंभौर के जो शासक थे, ये पृथ्वीराज चौहान के क्या थे भाई? वंशज थे। यहां से कहानी शुरू हो जाती है भाई, यहां से कहानी शुरू हो जाती है। राजा हम्बीर देव थे ना भाई, राजा, देखो यहां से देख लेना, उपनाम। तो इनको राजस्थान इतिहास में हठी राजा के नाम से, कौन से राजा के नाम से? हठी राजा, या जिद्दी राजा के नाम से जाना जाता है। और भाई इनके इनके ऊपर जब तेल चढ़ाया जाता है ना, शादी में भाई तेल चढ़ता है ना, तेल, लाड़ा या लाड़ी को तेल चढ़ाया जाता है, दुल्हन या दूल्हे को, तो इनका एक दोहा है, वो फेमस है बड़ा, वो गाया जाता है तेल चढ़ाते टाइम राजपूत महिलाओं के द्वारा। सिंह सुवर्ण सतपुरुष वचन है, कदी पले न भले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि भाई ये इतने ज्यादा फेमस हैं कि इनकी जिद इतनी भयंकर जिद थी कि इन्होंने ये कह दिया था कि भाई जो मैंने ठान लिया ना, वो मैं करके छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। और इसी का नतीजा था कि इन्होंने अपने ही हाथों से अपनी गर्दनें रणथंभौर किले में स्थित शिव महादेव की मूर्ति के सामने अर्पित कर दी थी। ऐसा भारतीय राजस्थान इतिहास में भाई एक और है, विष्णु दत्त शर्मा, एक भारतीय इतिहासकार भी है, राजस्थान के इतिहास को बहुत बारीकी से जानते हैं वो। उनका बताया हुआ शब्द बता रहा हूं, मैंने उनको पढ़ा है, वो बताते हैं कि राजा हम्बीर देव ने अपने शीश को 2 बार दान किया था, इससे पहले भी 1 बार दान कर दिया था भाई। वो कहां किया था कि भाई ये क्या है, तांत्रिक विद्या, मतलब पूजा पाठ वाले या जो तांत्रिक विद्या वाले लोग होते हैं ना, उनमें ज्यादा विश्वास करते थे। तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर, किले के अंदर नहीं, जिले के अंदर, वहां पर एक फेमस मंदिर है भाई, कौन सा? गोरा काला भैरू, यानी कि भैरव मंदिर। ये भाई आपका राजस्थान जीके में कई एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसी गोरा काला भैरू या भैरव मंदिर की स्थापना करवाई थी किसने भाई? राणा हम्बीर देव ने। क्यों करवाई थी? अलाउ खिलजी के खिलाफ युद्ध जीतने की खुशी में। इसमें है क्या भाई, इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये पढ़ा देता हूं। तो ये दोहा राजा हम्बीर देव के बारे में कहा जाता है कि सिंह सुवर्ण सतपुरुष वचन कदली पले ने एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े ने दूजी बार।
तो इतने फेमस ये राजस्थान के चौहान वंश के भाई ये राजा हुए हैं। 1290 ईस्वी में एक शासक था दिल्ली का सुल्तान। कौन? दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली सुल्तान। उस समय भाई सुल्तान था तुर्क, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। नाम सुना है भाई? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। इसी खिलजी ने भाई क्या किया था, इसी खिलजी ने क्या किया था भाई, एक छानगढ़ नामक इनके रियासत में एक जगह थी, छानगढ़ का किला, बड़ा फेमस है भाई, सवाई माधोपुर के अंदर ही, रणथंभौर के पास है, ठीक है, छानगढ़ का किला। उस छानगढ़ के किले पर क्या कर लिया भाई, 1290 ईस्वी में अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। और जैसे ही भाई इस बात का पता राजा हम्मीर को पता लगा, तो भाई इन्होंने तुरंत चढ़ाई कर दी छानगढ़ पर, और छानगढ़ को उन 1290 में आजाद करा लिया, और फिर वापस से अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है भाई। एक और घटनाक्रम हुआ 1292 में। कितने में? 1292 में। सेम राजा, सेम सुल्तान, सेम सब कुछ, इन्होंने फिर चढ़ाई कर दी छानगढ़ पे, और भाई छानगढ़ पे चढ़ाई करी, और लेकिन अब की बार इनका है ना जलालुद्दीन खिलजी की जो सेना थी, यानी कि तुर्क सेना थी भाई, है ना, कौन सी? तुर्क सेना। ये क्वेश्चन अक्सर हिस्ट्री में पूछा जाता है कि भाई खिलजी वंश के लोग कौन से मुस्लिम थे, तो तुर्क मुस्लिम थे भाई, याद रखना। तो 1292 में इसने फिर चढ़ाई कर दी छानगढ़ पे, और जैसे ही अमीर को पता लगा ना, तो अब की बार आधिपत्य तो हुआ नहीं, डायरेक्ट युद्ध हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट युद्ध हो गया। और भाई इस युद्ध में क्या हुआ, खिलजी हार गया, और बेचारा वापस भाग गया दिल्ली। युद्ध हारा और दिल्ली भागा, युद्ध हारा और दिल्ली भागा। अच्छा भाई, ये तो थी जलालुद्दीन खिलजी और हम्मीर की घटना। अब अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर की दुश्मनी कैसे हुई, तो देखिए भाई 1299 में, यहां देख लीजिए, दिख रहा होगा, 1299 में भाई गुजरात विजय करी थी, गुजरात पर आक्रमण कर लिया भाई। किसने? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने। 1299 में जब गुजरात पर आक्रमण किया, तो भाई जब इनकी सेना गुजरात आक्रमण करने के बाद वापस दिल्ली के लिए कूच कर रही थी, तो भाई जो खजाना लूटा गया था ना आक्रमण में, उस खजाने को लेकर जो तुर्क सेनापति थे उनमें आपस में विद्रोह हो गया भाई, बंटवारे को लेकर। और जब बंटवारे को लेकर इनमें विद्रोह हुआ, तो रस्ते में से क्या हुआ भाई, दो जो विद्रोही थे सेनापति, इस मतलब तुर्क सेना के दो सेनापति, ये भाई रास्ते में से क्या करते हैं, सीधे आ जाते हैं रणथंभौर। क्या आ जाते हैं? रणथंभौर आ जाते हैं। और इन्होंने रणथंभौर में आकर राजा हम्मीर से सहायता मांगी और संरक्षण मांगा। तो राजा हम्मीर ने इनको संरक्षण का मतलब कहते हैं आश्रय दे दिया अपने राज्य में, ठीक है भाई तुम रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारे प्राणों की जिम्मेदारी हमारी। तो कहने का मतलब पड़ी लकड़ी ले ली भाई इन्होंने। राजा हम्मीर ने क्या किया, जबरदस्ती की पड़ी लकड़ी अपने हाथ में ले ली। पड़ी लकड़ी का मतलब आप सब जानते हो भाई, ले ली भाई, कोई बात नहीं। अब साहब होता क्या है, जैसे ही ये बात पता लगती है दिल्ली जाने के बाद, सेना का जब दिल्ली कूच हो गया, दिल्ली में सेना पहुंच गई, पता लग गया सब बात का, तो भाई 1301 में नहीं 1299 में, 1299 में भाई सब क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर चढ़ाई कर दी। और भाई 1299 में ही वो अपना रणथंभौर पहुंच गया सेना लेके। अब भाई जो रणथंभौर का किला है ना, उस पर चढ़ना ये जो तुर्क सेना थी इसके लिए काफी में मतलब मुसीबतों भरा साबित हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये दुर्ग को तो जीत नहीं पाए, लेकिन उसके चारों तरफ इन्होंने डेरा डाल लिया। और कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि भाई इन्होंने 6 महीने तक डेरा डाल के रखा इस किले के चारों तरफ, कि कोई तरह कोई बाहर निकले, कोई हार मान जाए, वैसे मान जाए, राशन पानी रासद पानी सब रोक दिया। तो रणथंभौर का जो किला है ना भाई, ये एक दुर्ग है। कौन सा? वन दुर्ग। तो वनों में तो पानी की कमी रहती नहीं है, क्योंकि जहां वन होंगे वहां वर्षा अधिक होगी, और वर्षा होगी तो वहां पानी की तो कमी रहेगी नहीं। रही बात राशन की, तो भाई राशन सामग्री पहले राजा महाराजा क्या करते थे, इकट्ठा मतलब स्टोर करके रखते थे। इनको पता रहता था कि भाई कभी भी किसी से भी युद्ध हो जाएगा, तो अपनी स्टोरेज करके रखो, तो स्टोर करके रहते थे। तो आखिर में अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब क्या हुआ, परेशान हो लिया, परेशान हो लिया। तो फिर भाई राजा हमीर देव ने क्या किया, इन पे आक्रमण कर दिया रात के समय में, 1299 में ही आक्रमण कर दिया। और जैसे ही रात में आक्रमण किया, तो सोई हुई तुर्क सेना आराम से, क्योंकि पहले के जो सैनिक होते थे ना भाई, वो मांस मदिरा नाच गाने उनमें मजे करते थे रातों में, तो उसी मजे में ये सोए हुए थे। और इन पे अचानक से धावा बोला चौहान राजपूत सेना ने, और इनको खदेड़ भगाया भाई वहां से, ये वहां से भाग गए। अब भाई जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि देखो ये जो 1299 का अलाउद्दीन खिलजी की जो चढ़ाई थी ना, ये खुद अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करी थी, ये उसके दो सेनापति थे, उलगू खान और नुसरत खान। ये दो सेनापति थे उस समय जो रणथंभौर पर चढ़ाई करने आए थे, लेकिन चढ़ाई इनसे हुई नहीं। और भाई बाद में इन्होंने रात में युद्ध किया, और युद्ध में ये हार गए और भाग गए भाई। 1301 में खुद अलाउद्दीन खिलजी सेना का नेतृत्व करता हुआ भाई रणथंभौर की तरफ बढ़ा। और रणथंभौर में आके इसने क्या करा, अब किले पर तो ये चढ़ाई कर नहीं सकते थे, और जैसे चढ़ाई करने की कोशिश करते,
तो चौहान सेना ऊपर से पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थर और जो तीर बाण या भाला से इनसे आक्रमण करती, और ये वापस जितनी चढ़ाई करते उतने नीचे चल जाते। तो चढ़ाई तो करना इनसे संभव हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या किया भाई, वापस से डेरा डाल दिया। और ये डेरा डाले रखे कम से कम 4 महीने तक, सर्दियों का मौसम था, तो 4 महीने तक इन्होंने यहाँ पे 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ने आकर, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ने, यहाँ पे कौन था भाई, उलुग खान, यहाँ पर कौन आए थे, उलुग खान, और दूसरा नुरसत खान, ये सेनापति थे भाई। जो पहले रणथंभौर पे चढ़ाई करी थी ना भाई, वो करी थी 1299 में खिलजी सेना ने, किसके नेतृत्व में, सेनापति उलगू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। और दूसरी बार खुद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर चढ़ाई करने आया। अब भाई होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ सेना लेकर आता है, तो भाई पड़ाव दे दिया, 4 महीने तक पड़े रहे, तो आखिर में अलाउद्दीन खिलजी चल जाता है दिल्ली और सेना को छोड़ जाता है वहीं, कि भाई हार हार के ये करेंगे। तो इन्होंने कोई समझौता नहीं किया, इनको कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह, ये पड़े रहे। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर एक बार पैगाम भेजा 4 महीने बाद, कि भाई इन विद्रोहियों को तुम हमें सौंप दो, मैं यहाँ से चुपचाप अपने दिल्ली चल जाऊंगा और इन विद्रोहियों को ले जाऊंगा, तुमसे कोई छेड़छाड़ करने की, हमारी युद्ध करने की स्थिति नहीं है। लेकिन भाई हम्मीर राजा, हठी राजा, इन्होंने तो हट कर लिया था कि चाहे गर्दन कट जाए, लेकिन भाई मेरी शरण में आए हुए किसी भी, क्योंकि राजपूतों की भाई देखो, ये कुछ नियम और शर्त और स्वाभिमान था राजपूतों का, चौहानों का। इसी स्वाभिमान की खातिर तो पृथ्वीराज चौहान हारे युद्ध। तराइन का युद्ध याद है ना भाई, तराइन का युद्ध याद है, 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ था, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। लेकिन मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में हार गया, तो उन्होंने पृथ्वीराज ने जाते हुए को मारा ही नहीं, माफ कर दिया। उन्होंने कहा महाराज मार दो, बाद में ठण बनकर आएगा, डसेगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं हत्ते पर हम राजपूत हैं, चौहान है, हम वार नहीं करते, जाने दो। एक साल बाद 1192 में फिर आ गया, फिर धोखे से युद्ध जीत गया, युद्ध जीत के और बंदी बना के ले गया भाई पृथ्वीराज चौहान को गोरी। पता है ना क्या हुआ, और वही हरकत इन्होंने करी। तो राजा हम्मीर देव ने कह दिया भाई मेरी शरण में आए हुए लोगों को मैं नहीं दूंगा, तुम्हें सौंपूंगा नहीं, चाहे गर्दन कटवानी पड़ जाए इनके पीछे। तो भाई इनमें हो गया फिर युद्ध। एक दिन समय देख के हम्मीर देव ने क्या किया, जब राशन पानी जब खत्म होने कर लगी ना, तो हम्मीर देव ने अपनी सेना को आदेश दिया कि भाई मर तो वैसे ही रहे भूखे, तो रण क्षेत्र में मरेंगे, राजपूत राजपूत हैं, रण क्षेत्र में जाके मरेंगे, काय को यहाँ भूखे मरेंगे, मारेंगे और मरेंगे, जब तो कुछ अमरता भी मिलेगी। तो ये चल दिए साहब मौका देख के युद्ध करने, और युद्ध इतना भयंकर होता है कि इसमें जो खिलजी सेना है ना भाई, खिलजी सेना, उसके दांत खट्टे हो गए और खिलजी सेना भाग ली। अब साहब खिलजी सेना जब भागी, तो कुछ राजपूती सेना के कुछ लोग थे, उन्होंने क्या गलती कर दी कि भाई जो जब खिलजी सेना भाग रही थी ना, तुर्क सेना, तो उनके झंडे खोस लिए, मतलब कि छीन लिए झंडे तुर्क सेना के, और तुर्क सेना के झंडे लेके और ऊंचा बुलंद रहे झंडा हमारा, ऐसे करके सब महल पे चढ़ाई कर दी। अब उधर राजपूत महिलाओं की नजरें युद्ध क्षेत्र में। अब जैसे उनको पता लगा कि भाई तुर्की सेना आ रही है, उन्होंने शक्ल तो दिखती नहीं है, वो तो झंडे का संकेत होता था पहले कि भाई ये झंडा दिखेगा तो इसका मतलब ये झंडा दिखेगा तो इसका मतलब ये, शक्ल तो दिखती नहीं थी। तो उन्होंने तो झंडा देखा, तो उस पर जैसे ही उनका जो सैनी वैनी होगा कोई, उन्होंने बताया भाई तुर्क सेना चढ़ाई कर रही है, राजा अमीरदेव मर गए, तो जितनी भी रानियां थी उसमें दासी थी, सबने कर ली जोहर। सबने क्या कर लिया भाई, जोहर। और जोहर जो हुआ था वो गलत फहमी में हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ से काफी बार आ चुका है राजस्थान एग्जाम में, ठीक है, कि किस किले या किस रियासत की रानियों ने गलत फहमी में जोहर किया था, तो रणथंबोर थी भाई वो, है ना, राजा हम्मीर देव के समय में। तो क्या हुआ भाई, रानियों ने कर लिया जोहर। अब जैसे राजा हम्मीर देव भाई, वो तो खुशी में फूले समय पहुंचे, लेकिन जैसे वो अंदर पहुंचे महल में, उनको पता लगा कि यार यहाँ तो रानियों ने गलत फहमी में जोहर कर लिया, तो उन्होंने इसका दोषी अपने आप को ठहराया कि भाई नहीं, ये मेरे ही सैनिकों की गलती है, मेरी गलती है, ठीक है, और इस गलती का हर्जाना मैं भरूंगा। उसके बाद में वो इतने दुखी हो गए, तो कहते हैं कि कुछ ही घंटों बाद में उन्होंने उसी मतलब किले में जो स्थित महादेव मंदिर था, वहां महादेव जी के सामने, लिंग के सामने, महादेव जो शिवलिंग होता है उसके सामने जाके अपने तलवार से अपनी गर्दन काटकर अर्पित कर दी थी, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और यहीं से चौहान वंश का चैप्टर खत्म। चौहान वंश का चैप्टर मतलब चौहान जो राजपूत राजा थे ना भाई, उनका चैप्टर यहीं से खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में कोई देखने को नहीं मिलता है। वापस से काला गोरा भैरू मंदिर पर आ जाते हैं भाई। जो ये महाराजा थे ना हम्मीर देव, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, तांत्रिक विद्या का गढ़ कहा जाता है भाई, लिख लेना, बता देता हूं, तांत्रिक विद्याओं का गढ़, तांत्रिक विद्याओं का गढ़, एक नंबर। दूसरा नंबर इसका उपनाम बता रहा हूं भाई मंदिर के, अभी उपनाम सुन लो, उपनाम तांत्रिक विद्याओं की, तांत्रिक विद्याओं की, विद्याओं की भारत की दूसरी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय। पहला कौन सा है भाई, है? हाँ, घर को मंदिर है तेरा बगल में बन रहा भाई मंदिर तो ना है,
ना। देखो, खैर कोई बात नहीं, मजाक की बात है, ये नहीं है भाई इसका आंसर। इसका आंसर है कामाख्या माँ का मंदिर। कौन सा? कामाख्या। कामाख्या देवी का मंदिर है ना भाई आपका आसाम के अंदर, गुवाहाटी के पास, वो कामाख्या भारत की पहली तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहलाती है। इसमें है क्या भाई, इस मंदिर में एक काल भैरव, काल भैरव तांत्रिक चक्र बना है भाई। काल भैरव तांत्रिक चक्र बना हुआ है, ठीक है, जो तांत्रिक विद्या का सबसे पवित्र चक्र माना जाता है भाई। यहाँ भैरव बाबा के यानी कि भैरव बाबा की दो मूर्तियां स्थापित हैं। एक को तो काला भैरव बोला जाता है, एक को गोरा भैरव बोला जाता है। इन्हीं मूर्तियों के बीच में एक छोटे बच्चे का पालना मौजूद है भाई, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना अपने, जिनको पालने में झुलाते हैं, चुप हो जा मेरे नंदलाल मत रो अब तो मुझको निंदिया आई, तो वही छोटा पालना आपका यहाँ स्थित है दोनों मूर्तियों के बीच में। सबसे बड़ी खासियत कि सर जी ये तामसी और राजसी शैली में बना हुआ है। जो इसकी स्थापत्य कला है ना भाई, वो तामसी और राजसी शैली में बना हुआ है। और दूसरा, यहां पर तामसी और राजसी प्रसाद का भोग लगाया जाता है। तमोगुण रजोगुण रजोगुण, वही तामसी भोजन, राजसी भोजन, और कौन सा होता है भाई? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, सात्विक भोजन। तो भोजन भी तीन प्रकार के, गुण भी तीन प्रकार के, राक्षसों वाला, पुरुषों वाला और देवताओं वाला गुण, है ना। भोजन भी तीन प्रकार के हमारे हिंदू शास्त्र में बताया गया ना, भोजन भी तीन प्रकार के, एक तो राक्षसों वाला भोजन, एक मनुष्यों वाला भोजन आम लोगों वाला, और एक देवताओं मतलब राजसी भोग मतलब राजाओं वाला या देवताओं वाला भोजन। भाई इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, जब इसका निर्माण कराया गया था ना, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। जब इसका निर्माण कराया गया था, तो भाई इसके निर्माण के समय भैरव बाबा ने मतलब तंत्र विद्याओं से इसकी स्थापना की गई है। पहली बात तो यही सुन लो। दूसरी बात यह है कि जब मूर्ति स्थापित गई थी, तो भैरव बाबा ने भेंट मांगी थी, खुद राजा हम्मीर देव की गर्दन भेंट में मांगी थी। तो राजा हम्मीर देव ने अपनी ही गर्दन को अपने हाथों से यहाँ पर भेंट चढ़ाया था, जिससे खुश होकर भैरव बाबा ने उनको क्या दे दिया, दोबारा से प्राण दान दे दिए। तो दो बार हम राजा हम्मीर देव ने अपनी गर्दनें यहाँ पे चढ़ाई हुई है भाई अपने हाथों से। तो पहली बार जो गर्दन चढ़ाई थी वो इस मंदिर के मूर्ति स्थापना की चढ़ाई है। ऐसा कोई साक्ष्य मिलता नहीं है इतिहास में, ऐसा कोई साक्ष्य मिलता नहीं है। ये लोकल साक्ष्य हैं, लोकल जो इस मंदिर की जो पुराने इतिहास है ना, जो पुराने लेख हैं इस मंदिर के, वहां से ये साक्ष्य मिलते हैं। इतिहास के अंदर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। आप कहोगे कि साहब आपको कैसे मिले इतनी जानकारी? तो भाई हमने तो इस मंदिर का इतिहास पढ़ा, क्योंकि हमने खुद नहीं दर्शन किए हैं बाबा भैरवनाथ के। यहाँ जाके पसीने आ गए थे, सर्दियों में गए थे, भरी सर्दियों में वहां गए थे भाई किसी रिश्तेदारी में, तो हमने सोचा लोग दर्शन करके आते हैं। तो भाई दर्शन करने गए थे, पसीने आ गए थे, तो हमने तो इसको देखा है। यहाँ पे भाई जो अपने उसका मदिरा का भोग भी लगता है, भोग जो लगता है ना, प्रसाद चढ़ता है और प्रसाद के साथ में भोग लगता है, यहाँ मदिरा का भोग लगता है। ये तो सिंपल सी बात है, भैरव बाबा के दर्शन यही लगता है। तो ये प्रमुख फैक्ट थे भाई। ये था आपका करंट अफेयर का, जो पूरा आपको मैंने स्टैटिक, इतिहास, भूगोल सब इसमें मिक्स करके पढ़ाया है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक कमेंट करना। धन्यवाद।